नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आगे हमारा लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि आज हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर है। सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी। तो सैटरडे और संडे को आपने सेल्फ स्टडी करनी है। उसके साथ आपको टेस्ट टेस्ट आपके आ जाएंगे, लेकिन लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। और ये मैंने 3 टॉपिक आप लोगों के लिए शॉर्ट किए हैं। इससे रिलेटेड मैं भी आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर शेयर कर दूंगी। बट इन केस अगर मैं नए नोट्स शेयर नहीं भी करूं, तो जो आप लोगों के को मैंने 2 बुक्स शेयर की हैं वो, और जो आप लोगों को ऐप शेयर की हुई है या जो वेबसाइट्स बताई हैं जैसे नर्सिस लैब है, उसमें से ना आपने ये 3 टॉपिक तो जरूर करने हैं। इन तीनों टॉपिक पे आप कम से कम 20 से 30 एमसीक्यूज जो है ना वो वीकेंड में पढ़ें, ठीक है। इनमें से एमसीक्यूज आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, दो दो तीन तीन एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आपने एक छोटा सा होमवर्क है आपका। उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस, ठीक है। ये एक थ्योरी है जिसमें से देखने में ये आया है, अक्सर ही 1-2 एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक एक नंबर जो है ना वो आपका बहुत प्रेशियस है। तो इस थ्योरी में से ना पोस्ट आर्यन के टेस्ट में आ जाते होते हैं एमसीक्यूज। तो हम आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज बैनर्स स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। ये एक थ्योरी है, इसका कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब ये जो स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस है, ये क्या चीज है? ये हमें ये बताती है कि जो कॉम्पिटेंस है ना, जो हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल है, एक नर्स का कॉम्पिटेंस लेवल, ठीक है। ये जो स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस से यहाँ मुराद है नर्स की जो कॉम्पिटेंसी होती है, उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है नोवाइस, दूसरी स्टेज होती है एडवांस बिगिनर, तीसरी स्टेज होती है कॉम्पिटेंट, चौथी स्टेज होती है प्रोफिशिएंट, और फाइनल और फिफ्थ स्टेज होती है एक्सपर्ट। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी पेट्रिशिया बैनर ने। ये जैसे बैनर्स है ना, तो उनका नाम था पेट्रिशिया बैनर्स। उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी 1984 में। और ये बेस्ड किस थ्योरी पे है, किस मॉडल पे है? ड्राइफस मॉडल ऑफ स्किल एक्विजिशन के ऊपर ये बेस करती है। वैसे इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है कि ये किसने दी थी थियरी, या किस मॉडल पे बेस करती है, या कब आई। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिनेरियो बेस्ड एक आपके पास सिनेरियो आता है, ठीक है। कि 2 नर्सिस हैं या 3 नर्सिस हैं, एक नर्स ने ये बताया दूसरी को, या इस तरह हुआ, तो आप ये बताएं कि इसमें फलां वाली जो नर्स है वो कॉम्पिटेंस के किस लेवल पे है। इस तरह करके ना सिनेरियो बेस्ड आ जाते हैं। तो फिर समटाइम्स, क्योंकि ये वाली जो ये इस तरह की चीजें हमारे डिप्लोमा के टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो पेपर बनता है ना उसमें इस तरह की चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। तो दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के लिए चूज किया है। पिछले कुछ सालों में जो पेपर हुए हैं उनमें ये आता है क्वेश्चन। तो नोवाइस का मतलब ही होता है बिल्कुल न्यू भी, जो बिल्कुल अभी नया होता है। जैसे हमारी पीटीएस होती है या स्टूडेंट नर्सिस होती है, या फिर किसी वर्क प्लेस पे किसी का पहला दिन है या पहला महीना है, जो बिल्कुल जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे अब हमारी पीपीएससी की नर्सिस आई हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में रिसेंटली, तो वो कौन है? वो नवाइस हैं। उनका जीरो एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में वो नवाइस हैं। जो बिल्कुल जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फॉलोज रूल्स स्ट्रिक्टली। अब जिसका एक्सपीरियंस नहीं होगा वो रूल्स को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी, जिनको अभी सुपरविजन की जरूरत होती है। एंड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग। अब जो नवाइस नर्स होगी, उसको क्योंकि इतना चीजों का इल्म नहीं होता, तो उसको हम जो चीज बताते हैं वो उसी को जानती है, और जो उसको दो ही चीजों का पता होता है कि ये सही है ये गलत है। अब जैसे आप लोग हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके सामने कोई सिनेरियो आता है या कोई चीज आपके सामने आती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे डिसीजन ले सकते हो। आप उस पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपके माइंड में हो सकती हैं। लेकिन जो नया बंदा होगा, जिसे नहीं पता होगा, उसे या तो एक चीज का थोड़ा बहुत इल्म होगा, या बिल्कुल वो कहेगा मुझे नहीं पता मैं क्या। ये इसका ये मतलब है नोवाइस या बिल्कुल बिगिनर स्टेज। अब सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है एडवांस बिगिनर। ये नोवाइस से थोड़ी सी अगली स्टेज होती है। इसमें नर्स के पास थोड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आ जाता है, वो रिकग्नाइज कर सकती है
रिकरिंग मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि अब उसने थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया तो वो जो चीजें उसने सीखी हैं उनको वो रिकग्नाइज कर सकती है, उनको वो जान मतलब एक एक चीज उसके सामने हो रही है, एक चीज, एक नोवाइस नर्स है, ठीक है, उस वो आज पहले दिन ड्यूटी पे आई है, उसने एक प्रोसीजर देखा, जो जब वो पहली दफा देख रही थी तो उसको कोई पता नहीं था, आप उसे बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन जब वो आपके साथ 15 दिन या 1 महीना गुजारती है तो फिर आपके बताए बगैर भी वो जो चीज, जो आप प्रोसीजर देख रही होगी या जो कोई आप काम कर रहे हैं उसे देख रही होगी या कोई चार्ट फाइल देखेगी, तो वो अब वो चीजों को खुद से पहचान रही है, खुद से चीजों को करना जान रही है, तो वो एडवांस बिगिनर है। बट उससे स्टिल गाइडेंस की जरूरत होती है विद प्रायोरिटीज, कि उसे अभी आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करना होता है, अभी बिल्कुल 100% इंडिविजुअली आप एडवांस बिगिनर को 100% इंडिविजुअल नहीं कर सकते, लेकिन अब उसे कम सुपरविजन की जरूरत होगी। फिर आ जाता है कॉम्पिटेंसी लेवल। कॉम्पिटेंसी लेवल कहाँ पे आता है? यूजली आफ्टर 2 to 3 years। अब ये चीज जो है ये आप नोट डाउन कर लें कि कॉम्पिटेंसी लेवल कब आता है, या एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू बैनर्स स्टेज और स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, एक नर्स जो है वो कितने साल के एक्सपीरियंस हो तो आप उसे कॉम्पिटेंट कह सकते हो। 2 to 3 years का एक्सपीरियंस के साथ आप किसी को कॉम्पिटेंट लेवल पे आ पाते हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटेंट लेवल की क्या क्वालिटीज होंगी? ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट होंगी, होगी नर्स, वो प्लान केयर बना सकती है, बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकती है, और उसमें लेस एंग्जाइटी होगी, कम एंग्जाइटी होगी। उसके बाद अब जो फोर्थ स्टेज है वो है प्रोफिशिएंट लेवल। प्रोफिशिएंट लेवल कॉम्पिटेंसी से भी एक एक स्टेप आगे का है। अब इसमें आप सी सिचुएशंस होलिस्टिकली नॉट इन पार्ट्स, मतलब अब प्रोफिशिएंट लेवल पे वो बंदा आएगा जो एक ही डिपार्टमेंट में 5 से 7 साल मुसलसल काम कर रहा है, 5 साल हो गए उसे, 7 साल हो गए, और अब वो हर सिचुएशन को होलिस्टिकली देख सकता है। अब मतलब उसे बहुत ज्यादा वो नहीं जरूरत होती, मतलब सिचुएशन सामने आते ही उन्हें ये किसका माइक ऑन है, माइक प्लीज ऑफ कर लें, अदरवाइज फिर मैं देख चेक करती हूँ। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ, माइक ऑफ। चलें जी, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी लेवल ये होता है कि जब आप होलिस्टिकली, का मतलब ये होता है कि एज अ होल जब आप सिचुएशन को देख रहे होते हैं, जब आप हर एस्पेक्ट से इस काबिल हो जाते हो कि किसी भी चीज का हर एस्पेक्ट ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, मतलब कंप्लीट पिक्चर देख सकें। अंडरस्टैंड व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंटिसिपेट नीड्स, ठीक है, जब आप एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज की पेश गोई करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी वोकेबलरी भी तैयार हो रही है। एंटिसिपेट का जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम का मतलब होता है मीनिंग, तो आपको ये आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में एक वोकेबलरी का भी आना होता है पोर्शन। तो एंटिसिपेट का मतलब है प्रिडिक्ट करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना यानी कि किसी चीज की पेश गोई करना, किसी चीज का बताना कि अब नेक्स्ट क्या होगा, होने वाला है। जो फिफ्थ लेवल है, फाइनल लेवल, वो होता है एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। अब एक्सपर्ट लेवल जो होता है वो एंड होती है, मतलब उससे आगे, मतलब जब आप अपनी किसी भी फील्ड के बिल्कुल एक फाइनल उस पे आ जाते हो, फुल एक्सपर्टी ले लेते हो। इसमें इसकी अब क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं? इंट्यूटिव ग्रैस्प होता है आपका ऑफ क्लिनिकल सिचुएशन। अब जो इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, ठीक है, कि आप मतलब क्लिनिकल सिचुएशन के बारे में आपको, मतलब आप के सामने कोई पेशेंट आया है, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री लिए बगैर उसको देख के ही आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि क्या होने वाला है। आपकी छठी बता देगी कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा या क्या हो सकता है, और आप फटाफट तैयारी कर लोगे। नो लॉन्गर रिलाय स्ट्रिक्टली ऑन रूल्स। जो आपने देखा है ना कि जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको उनको अब उनको हमें जरूरत नहीं होती कि हम उन्हें रूल्स बना के दें, वो खुद ही अपने रूल्स बनाते हैं, मतलब वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं।
उस लेवल पे जा चुके होते हैं जहाँ पे वो इस काबिल होते हैं कि वो रूल्स बना सकें। उन्हें अब आपको कोई सर्टेन चीजें समझाने की या बताने की जरूरत नहीं होती। वो इस लेवल पे एक्सपर्ट, जैसे कोई आप 10 इयर्स जिसका एक्सपीरियंस होगा एक किसी खास उसमें, तो वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। हाईली स्किल्ड एंड फ्लूइड परफॉर्मेंस। फ्लूइड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल रवानी से आप अपने काम कर रहे हैं, आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, फ्लॉलेस हैं, बिल्कुल कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हैं। इनकी ये जो क्वालिटीज हैं इनको आप, इनके जो आप कीवर्ड्स हैं उनको देख लें। ठीक है, फिर टाइम पीरियड का जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो ताकि कोई भी सिनेरियो आपके सामने आए तो आप अपना जो राइट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सको। तो नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम देख लेते हैं। आगे इसकी एक ये टैग लाइन है, ये देख लें कि ये जो थ्योरी है, डिस्क्राइबिंग प्रोग्रेशन ऑफ नर्स फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट थ्रू एक्सपीरियंस। ये जो बैनर्स थ्योरी है, ये क्या डिस्क्राइब करती है? एक नर्स का जो प्रोग्रेशन है, एक नर्स का जो सफर है फ्रॉम नोवाइस। नोवाइस का मतलब है, नोवाइस मीन्स कि बिल्कुल जो न्यूबी है, जो बिल्कुल जिसे कुछ पता नहीं है, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक का सफर थ्रू एक्सपीरियंस, ये हमें बैनर्स थ्योरी थ्योरी बताती है। ठीक है, तो इसके अब हम कुछ एमसीक्यूज को देख लेंगे। एमसीक्यूज में गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं जरा नीचे। अब हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि अभी हमने जो चीजें स्टडी की थी वो हमारी रिवाइज होके बिल्कुल सही हमें पता चल जाए। अब आपके सामने आंसर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चैट में आंसर्स बताने हैं। ठीक है, माइक प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लें। माइक्स ऑफ हो गए हैं? मुझे देख लेने दें, नहीं तो मैं कर देती हूँ। चलिए अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहला एमसीक्यू है, बैनर्स मॉडल ऑफ स्किल एक्विजिशन इन नर्सिंग इज बेस्ड ऑन दी। ये किस थ्योरी पे करती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैस्लोस हायरार्की, ड्राइफस मॉडल, रे एडेप्टेशन मॉडल और ऑरेंज सेल्फ केयर थ्योरी। फटाफट हरी आप, जल्दी जल्दी बताना है आपने चैट में। चलिए जी, ये किस, इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बी। ओके, इसका राइट आंसर है बी, दिस दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ड्राइफस मॉडल। नेक्स्ट हमारा जो है एमसीक्यू वो है, a nurse who has no clinical experience and relies on। चलिए जी, मैंने आपको दी। A nurse who has no clinical experience and relies strictly on rules। अभी हमने पढ़ा था कि एक जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जो स्ट्रिक्टली रूल्स पे को फॉलो करती है, रिलाई रूल्स पे ही रिलाई करना है जिसने, तो वो कौन होगा? वो नोवाइस नर्स होगी। नोवाइस नर्स बिल्कुल बिगिनर नर्स, इसका भी ऑप्शन सी आंसर है। आप लोग चैट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्या वजह है? लेक्चर सुन भी रहे हो कि नहीं? थर्ड एमसीक्यू का अब आप लोगों ने आंसर देना है मुझे जल्दी जल्दी। अ नर्स हु बिगिंस टू recognize recurring patient situations but still needs support in setting priorities। एक नर्स जो शुरू कर देती है रिकग्नाइज करना रिकरिंग पेशेंट्स को और सिचुएशंस को, बट अभी उसे जरूरत होती है सपोर्ट की इन सेटिंग प्रायोरिटीज। अब ये कौन सी नर्स है? नोवाइस, एडवांस बिगिनर? एडवांस बिगनर। यस, वो एडवांस बिगिनर है, सही। ये एडवांस बिगिनर है। नोवाइस, नोवाइस जो है वो उसे बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, उसको 100% सुपरविजन की जरूरत होती है। लेकिन जो एडवांस बिगनर है उसे कुछ सुपरविजन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन को अब वो रिकग्नाइज करना शुरू हो गई है, कुछ उससे चीजें आना शुरू हो रही होती हैं। और फोर्थ एमसीक्यू है हमारा, अकॉर्डिंग टू बैनर्स नर्स, बैनर्स नर्सेज यूजली रीच द कॉम्पिटेंट स्टेज आफ्टर अप्रोक्सीमेटली। कितने टाइम के बाद कॉम्पिटेंस लेवल आता है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 to 3 years या 10 years? मैम इसमें 4 to 5 की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम 10 years लगाएंगे। 2 to 3 था। ओके।
हाँ जी, वो एक्सपर्ट के लिए। ये ओके देखें, ओके। ये देखिए हमारा जो कॉम्पिटेंसी है ना, ये 2 साल के बाद आ जाती है, सही हम्म। है। 2 से 3 साल, ओके। हाँ 2 से 3 साल तक कॉम्पिटेंसी आ जाती है। मतलब आपके ऑप्शन में 2 या 3 इयर्स है ना, जिस ऑप्शन में होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 to 3 इयर्स है। जैसे 3 to 4 आए अगर हो ऐसा ऑप्शन कि 3 to 4 और बाकी उससे नेक्स्ट हो, तो आप फिर वो करें। मतलब कम से कम 2 2 साल के बाद कॉम्पिटेंसी लेवल पे आप आते हैं। जैसे 1 ईयर में भी नहीं, 6 मंथ में भी नहीं, और 10 इयर्स में तो फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो जो 2 to 3 इयर्स है इस पे आप कॉम्पिटेंसी लेवल पे आते हैं। विच स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कॉन्शियस डेलिब्रेट एक्शंस। कहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और कॉन्शियस और डेलिब्रेट एक्शंस लेते हैं। नोवाइस, एडवांस, बिगनर, कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट। 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 एक्सपर्ट लेवल पे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अ नर्स हु सीज पेशेंट सिचुएशंस एज अ होल रादर देन सेपरेट पार्ट्स। अब हमने ये देखा था ना, एक वर्ड हमारे पास इधर आया था होलिस्टिक, ठीक है। होलिस्टिक वाला वर्ड हमारे पास कहाँ पे आया था, प्रोफिशिएंट में आया था या एक्सपर्ट में आया था। ये देखें, होलिस्टिक का वर्ड आया था प्रोफिशिएंट में, और इसका मतलब होता है एज अ होल सिचुएशन को देखना। अब ये जो हमारा एमसीक्यू आया है, इसमें आपका की वर्ड है कि a nurse who begins to सॉरी, ये कौन सा एमसीक्यू था, who sees patient situation as a whole rather than separate parts। अब ये जो एज एज अ होल है, ये समझ लें होलिस्टिक ही का सिनोनिम है। तो यहाँ पे हम प्रोफिशिएंट स्टेट जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आपने अपनी स्टेटमेंट पे ऐसे गौर करना है कि आपके स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग या उनसे रिलेटेड टर्म्स, आपके आपके ना, कहते हैं ना सवाल के अंदर जो आप छुपा होता है, आप थोड़ा सा गौर करें तो आपने कीवर्ड जो आपके क्वेश्चन में है और उससे रिलेटेड जो आपका ऑप्शन होता है ना, उसको मैच करने की कोशिश अगर आप करेंगे ना, अपने सवाल के कीवर्ड्स को और जवाब के कीवर्ड्स को, तो बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अगर वैसे नहीं भी आपके कॉन्सेप्ट उसके बारे में या आपको उस टाइम नहीं पता चल रहा, तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को ट्रबल शूट कर सकते हैं, अपने अपने ऑप्शंस को रिमूव रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो शॉर्ट आप राइट आंसर तक जा सकते हो इस तरह से कि इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, जिसका। अब देखें एज अ होल यहाँ पे हमारे पास था, हमें पता था कि प्रोफिशिएंट में होलिस्टिक का वर्ड था, तो प्रोफिशिएंट है ये इसका आंसर। आगे है और इंट्यूशन का वर्ड आया था एक्सपर्ट में। इंट्यूशन का वर्ड आया था कि एक्सपर्ट जो होता है वो अपनी इंट्यूशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करता है। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग विदाउट रिलायंस ऑन रूल्स इज टिपिकल। ये देखें, दोनों कीवर्ड्स हमारे पास आ गए, क्योंकि ऊपर हमने जब ये स्टेजेस की क्वालिटीज पढ़ी थी, स्टेजेस को समझा था, तो हमारे पास अब एक्सपर्ट वाली स्टेज में क्या आया था कि एक्सपर्ट जो होता है उसका इंट्यूटिव ग्रैस्प होता है ऑन क्लिनिकल सिचुएशंस। उसको अब नो लॉन्गर रिलायज ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स, हाईली स्किल्ड एंड फ्लूइड परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आ रही हैं, ठीक है, हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ रही हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एक्सपर्ट होगा ऑब्वियसली। एक्सपर्ट ही इस लेवल पे आता है जहाँ पे वो अपनी इंट्यूशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करता है, और अपने उसे कुछ रूल्स की स्ट्रिक्टली रूल्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं होती। अब वो इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है कि वो सारे काम उसको मतलब उसको रूल्स बना के देने की जरूरत नहीं होती। अब आप फॉर एग्जाम्पल 10 इयर्स के लेवल एक्सपीरियंस है या आपका मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि आपने ये करना है ये नहीं करना, आपको खुद ही पता होता है, आप एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि जो किसी चीज को नर्सिंग नर्सिंग के खिलाफ जाता हो, या हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के खिलाफ जाता हो, या पेशेंट के वेलबींग के खिलाफ जाता हो, या किसी भी तरह से जिसका कोई लॉस हो सकता हो, क्योंकि अब आप अपने आप एक्सपर्ट होते हैं। विच स्टेज experiences द मोस्ट एंजाइटी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब कहाँ पे सबसे ज्यादा एंजाइटी होगी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस।
कहाँ पे सबसे ज्यादा एंजाइटी होगी? नोवाइस को। ऑब्वियसली, जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है नोवाइस का। समीना, ये क्या आप कर रही हैं? हम्म। विच इसमें नोवाइस ही है ऑब्वियसली, इसमें हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी जल्दी अगले हम एमसीक्यूज को एक नजर मार लेते हैं। A nurse who manages patient care efficiently and has good time management but lacks speed and flexibility of an expert is। अब एक नर्स जिसके पास who manages patient with care efficiently, उसके पास गुड टाइम मैनेजमेंट भी है लेकिन वो लैक करती है स्पीड में और फ्लेक्सिबिलिटी में ऑफ एन एक्सपर्ट, तो वो कहाँ किस लेवल पे होगी? प्रोफिशिएंट पे, कॉम्पिटेंस में, एडवांस बिगिनर पे, या एक्सपर्ट पे? ये होगी एडवांस बिगिनर, ठीक है। बिकॉज उसमें उसे देखिए, ये जो स्टेटमेंट है हमारी, नर्स हु है वो मैनेजेस पेशेंट केयर एफिशिएंटली, जो पेशेंट केयर तो कर लेती है, उसकी टाइम मैनेजमेंट भी सही है, लेकिन अभी उस पे स्पीड नहीं आई, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई। और ये किस में नहीं होती? एडवांस बिगिनर में। एडवांस बिगिनर हमारा जो होता है वो चीजों को, सॉरी, दिस वाज कॉम्पिटेंट, दिस वाज कॉम्पिटेंट, दिस वाज नॉट एडवांस बिगिनर। बिकॉज गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं और आप काम भी एफिशिएंटली कर रहे हैं, लेकिन अभी आप एक्सपर्ट वाली फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं गए, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटेंट हैं। जो एडवांस बिगनर होगा वो तो बस अभी अंडर सुपरविजन काम कर रहा होगा, इसमें एडवांस बिगनर नहीं, कॉम्पिटेंट आना। द मेन फैक्टर दैट मूव्स अ नर्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इन बैनर्स थ्योरी, कौन सा फैक्टर है जो एक नर्स को वन स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके जाता है? एकेडमिक डिग्री, इयर्स ऑफ एज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसकी डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक नर्स का प्रोग्रेस है फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट, वो उसकी स्टेजेस हैं, तो ये इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली फॉर श्योर इसका आंसर। चलें, ये स्टेजेस आपको क्लियर हो गई ना अब अच्छी तरह से? अब इसमें से एमसीक्यूज आपको एक दो एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला अब आपके जरूर आएंगे, और जरूर आपको, आप इसको अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आज का मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। व्हाट्सएप पे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, चलें देखते हैं ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये दूसरे ग्रुप में, इससे इसमें, हाँ, गुड हो गया, गुड हो गया। चलें जी। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए एक और पास पेपर आज सिलेक्ट करके रखा था, उसको मैं ओपन करती हूँ और हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले कि मैं पास पेपर की तरफ जाऊं, क्या आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें, अब हमारे 10 मिनट्स रहते हैं। अ, yes, ये दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ये देखिए, ये वाली वेबसाइट है नर्सिस लैब, ठीक है। आप लोगों ने इस वेबसाइट को खोलना है, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप पे, अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल पे। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, बस इस पे ऐड चलते हैं। अभी भी जैसे मैंने ओपन की है ना, तो अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप एक ऐड देख लें 3-4 सेकंड का, उसके बाद आपकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, इस पे आपको, आप देखिए मैंने एक ऐड वॉच कर लिया, अब मुझे इसकी एक्सेस मिल गई है। इस वेबसाइट से आपने एमसीक्यूज जो है ना वो अपने एमसीक्यूज इससे स्टडी करने हैं, ठीक है। इसमें आपके पास हर टॉपिक पे होंगे एमसीक्यूज। ये साइट पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट के है, हेल्थ प्रमोशन के है, साइको सोशल इंटेग्रिटी, क्लिनिकल जजमेंट। आप सर्च करोगे ना ऊपर टॉपिक, इसकी सर्च बार में जाके, तो आपके पास ये मैंने काफी दिनों बाद खोली है तो ऐड पे ऐड आ रहे हैं, अदरवाइज जब रेगुलरली हम इसको यूज करते हैं तो इतने ऐड नहीं आते। तो ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट है, और ये इसका ऊपर हमारे पास कंटेंट भी है। बल्कि हम जब गूगल सर्च करें ना कि फ्ला टॉपिक के एमसीक्यूज ऑन नर्सिस लैब, तो आप ना इस तरह से करके
ये वाली वेबसाइट यूज करें। इसके एमसीक्यूज, पहली बात तो ये है कि इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फिर एमसीक्यू के साथ साथ ही आपको इसमें रैशनल भी मिल जाता है, ठीक है। तो इससे की हुई प्रैक्टिस जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। इससे जो स्टडी आप करते हो ना, स्पेशली एमसीक्यूज की। अब मैं वापस जाती हूँ और मैं आपको ना इसमें से एमसीक्यूज पढ़ के या प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूंगी। फर्स्ट करें, मैं करती हूँ मेंटल हेल्थ एमसीक्यूज नर्सिस लैब। ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखिए मेरे पास इस वो ऊपर वही लिंक आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इन्होंने पहले क्विज गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे करना है। इसके होते हैं क्विज, ठीक है। अब मैं ये ओपन कर रही हूँ। मेरे पास मैं ये आपके सामने इसलिए करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मोस्टली हम एक चीज को शुरू करते हैं, उसकी हमें समझ नहीं आती, हम थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हम, अब पहले आप डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन खुलेंगे, ये आपको रूल समझाएगा, ये दो तीन चीजें खुलेंगी। उसके बाद जब स्टार्ट क्विज आएगा ना, तो अब आपके सामने ये देखें क्वेश्चंस आ गए हैं। इसको जैसे जैसे कि आपका ये टेस्ट जो मैं आपको शेयर करती हूँ ना, जिस तरह से वो होता है उसी तरह से ये हमारे पास अब क्वेश्चन है। Flumazenil has been ordered for a male client who has overdosed on oxypam. Before administering the medication, nurse Gina should be prepared for which common adverse effects? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देख के जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है पोस्ट आरएन का एंट्री टेस्ट, उन्हें ये क्वेश्चन फेमिलियर लग रहा होगा। इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और इन्हीं वेबसाइट से उठा के आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने एमसीक्यूज जो हैं उनको पढ़ें। अब जैसे मैं कोई भी फर्ज करे रैंडम मैंने टॉप किया है सिलेक्ट और मैं नेक्स्ट चली गई हूँ, ये आता जाएगा आता जाएगा। जब हमारा क्विज एंड होगा तो हमारे सामने ना सिर्फ इसके राइट आंसर्स आ जाएंगे, बल्कि विद रैशनल भी आएगा। तो ये आपके इस तरह से एमसीक्यूज इस वाली वेबसाइट से आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। कोई जो भी टॉपिक आप तैयार करें, कहीं से भी पढ़ें, इस वेबसाइट से उसके कुछ एमसीक्यूज देख लें, क्योंकि इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा ये टीचर्स में ये वाली वेबसाइट्स बहुत कॉमन है। इसलिए ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके साथ अब हमारे पास कितना टाइम, वी आर लेफ्ट विथ 5 मिनट्स ओनली। तो अब इस रिमेनिंग 5 मिनट्स में हम अगर आप लोग कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज फिर मैं कोई और बैकग्राउंड में मैंने ओपन किया हुआ है आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर एक, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। अच्छा, यही आ रहा है, ओके। अब ये एक एनटीएस का प्रीवियस पेपर है। ये जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज है ना, इनके इनके जो एमसीक्यूज बैंक होते हैं ना, ये मिलते जुलते होते हैं। तो ये भी एक पास्ट पेपर है। ये हमारा यूएचएस का पास्ट पेपर नहीं है, ये एनटीएस का पास्ट पेपर है। इसके कुछ हम एमसीक्यूज कर लेते हैं प्रैक्टिस, जब तक हमारा लेक्चर टाइम है। ओके। अब हमारे पास ये एक मैनेजमेंट का एमसीक्यू है। आप लोगों को ना मैनेजमेंट और लीडरशिप के भी एमसीक्यूज आएंगे, दो चार जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों के हमारे डिप्लोमा में ही मैनेजमेंट हम पढ़ी हुई है अपनी लीडरशिप मैनेजमेंट, तो बेसिक लेवल की मैनेजमेंट कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को? अब हम ऑप्शन देखने से पहले हमने ये देखना है कि जहाँ पे स्ट्रेटजी का या स्ट्रेटेजिक का वर्ड आएगा हमारे, हम उन ऑप्शंस को चूज करके उनमें से फिर अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। या फिर इसका सिनोनिम आएगा, क्योंकि हम आपके कीवर्ड्स जो क्वेश्चन वाले होते हैं वो आपके आंसर के ऑप्शन में लाजमी मौजूद होते हैं, और अक्सर वही सही वाले ऑप्शंस होते हैं जिनमें वो होते हैं मौजूद, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल जरूर रखना है। ये समझ लें कि आपकी एक टिप है
एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब हमारे ऑप्शन क्या थे कि अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक एक्शंस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेटजी एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रेटजी। अब हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ a process consisting of determination of direction, strategic action to achieve objectives, or implementation of desired strategy and monitoring of that strategy. Process of determining direction, strategic actions to achieve objectives and implementation of desired strategy. None of the above. अब नन ऑफ द अबव नहीं है। ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शंस है ना, वो तीनों ही हमें लग रहा है कि कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक नज़र में पढ़ने से बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर आप एक और दफ़ा इसको दोबारा से देखें तो जो ऑप्शन सी है ना, वो ज़्यादा सेंस दे रहा है। अ प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग डायरेक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको डायरेक्शन दे, स्ट्रेटेजिक एक्शंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें अब देखें तरतीब सही है कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन है, फिर स्ट्रेटेजिक एक्शन आपने करनी है, और स्ट्रेटेजिक एक्शंस के बाद आपने अचीव करने ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है डिजायर्ड स्ट्रेटजी की। जो ऊपर वाले थे ना, इसमें ये वाली जो तरतीब थी ये सही नहीं थी। नेक्स्ट है पीएनसी इज पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ये तो हमें सबको पता ही है कि ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, इस पे ज्यादा टाइम क्या ही लगाना। अकॉर्डिंग टू हॉल्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, व्हाट आर थ्री सीज। इसकी क्या थ्री सीज हैं हॉल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग? कम्युनिटी कोर केयर, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, केयर कोर एंड क्योर। इसमें कम्युनिटी नहीं आती, ठीक है। इसमें पहले 2 में इन्होंने कम्युनिटी डाला हुआ है, तीसरे में इन्होंने क्लिनिक डाला हुआ है। तो ये है केयर कोर एंड क्योर, ये तीन चीजें हॉल की नर्सिंग प्रोसेस थियरी की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है द पर्सन प्लेज द रोल ऑफ कम्युनिकेटर बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। कौन होता है वो जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान कम्युनिकेटर होता है? ऑब्वियसली नर्स होती है। और विच थेरी says that nurse act as a role model in helping patient emotionally and physically। कौन सी थेरी ये कहती है कि जो नर्स होती है वो हेल्प करती है, रोल मॉडल होती है इन हेल्पिंग पेशेंट इमोशनली एंड फिजिकली? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो ये कहती है, ये इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, ठीक है। तो इनकी थ्योरी ये कहती है कि नर्स जो होती है वो